नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। अपराध कभी छुपते नहीं, लेकिन अपराधी को ऐसा नहीं लगता। उसे तब लगता है जब उसकी सच्चाई सामने आ जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आज खबरों की खबर में हम उस खबर की खबर लेंगे कि बिहार में आखिरकार हो क्या रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के दो भांजों में ऐसी खूनी भिड़ंत हुई कि एक की मौत हो गई, दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और ये भी बताएंगे कि बिहार में सुशासनों के दावों के बीच क्राइम चार्ट आजकल क्यों चर्चा में है। हम आपको आज नागपुर में हिंसा और आगजनी के उन पहलुओं से वाकिफ कराएंगे जिसका पुलिस जांच के बाद कनेक्शन बांग्लादेश से जुड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे बातें पुलिस की तरफ से बताई जा रही हैं। क्या सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश से ही नागपुर को दहलाने की साजिश रची गई थी? हम आपको 5 साल पहले हुई दिशा सालियान की खुदकुशी के मामले में आए नए मोड़ पर भी आज एक बड़ी खबर दिखाने वाले हैं, क्योंकि दिशा के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का कत्ल हुआ था। उससे पहले गैंगरेप हुआ, लेकिन सवाल है कि उन्होंने आदित्य ठाकरे का नाम आज क्यों ले लिया है। वो कोर्ट तक चले गए हैं। आपको बता दें कि दिशा सालियान फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर भी रही थी। और कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे मेरठ में एक पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। आज ठीक वैसी ही एक और कहानी आई है, लेकिन इस बार जयपुर से। तफसील से बात करेंगे बुलेटिन के अगले हिस्से में, लेकिन शुरुआत करते हैं बिहार के भागलपुर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से जुड़े एक परिवार में खूनी संघर्ष की वारदात सामने आई है। नित्यानंद राय साहब के दो भांजों ने एक दूसरे पर फायरिंग की, जिसमें एक की जान चली गई। दोनों भाई थे। पुलिस का कहना है कि दोनों सगे भाइयों के रिश्ते इस खूनी अंजाम तक क्यों पहुंच गए। फिलहाल इसकी पड़ताल की जा रही है। कोई कह रहा है कि पुरानी रंजिश का मामला है, कोई कह रहा है कि कई सालों से जमीन को लेकर लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस बार पानी को लेकर ये जानलेवा जंग हुई है। ये रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला समझ में आएगा। तस्वीरें कलेजे को चीर देने वाली हैं। ना तो हम आपको पूरा वीडियो दिखा पाएंगे और ना ही आप देख पाएंगे। हमको कह रहे थे, रात में भी बोले गुस्सा से कि हमको लग रहा है वो मार देगा। मार दिया जयजीत यादव ने, सीना पे गोली मार दिया। बिहार के नौगछिया में यही वो मकान है जिसमें दो सगे भाइयों के बीच हुई गोलीबारी और हत्या के बाद सनसनी मची हुई है। ये मकान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के रिश्तेदार का है और फायरिंग नित्यानंद राय के ही दो भांजों के बीच हुई। इस गोलीबारी में विश्वजीत यादव की मौत हो गई, जबकि जयजीत यादव गंभीर रूप से घायल है। विश्वजीत की पत्नी मीना इस समय किस स्थिति में है कहने की जरूरत नहीं है। घर के बाकी लोग भी बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन मीना की बात से यही लग रहा है कि दोनों भाइयों में ये झगड़ा काफी पुराना था। मार दिया जयजीत यादव, यहाँ सीना पे गोली मार दिया। हाल में गए उधर से आते आते तब तक वो मार दिया, दौड़ के उसको भी मारे। मेरे से मिलने आ रहे थे ना, मर गए। विश्वजीत की पत्नी बार बार कह रही है उनके पति की जान को खतरा था। 10 साल से झगड़ा चल रहा था, 10 साल से अलग नहीं किया। ये कह रहे थे घर तोड़ी के ले जो, लेकिन हमरा चोरी दे में कर काट मारा। वो किसी से पूछ लीजिए, अब हमरा बर्दाश्त नहीं हो तो। हमको कह रहे थे, रात में भी बोले गुस्सा से कि हमको लग रहा है वो मार देगा। इसका आत्मा डाक रहा था। बोले नहीं भाई, नहीं मारिएगा। हमने पड़ोस के लोगों से बात की, किसी ने भी कैमरे के सामने आकर तो नहीं बोला, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि दोनों भाइयों के बीच रिश्तों में दरार थी और पहले भी कई बार इसका पता चला था।
अभी हम मौके पर मौजूद हैं और हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह एक छोटे से पानी के विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई पर गोली चला दी, जिसके बाद दूसरे ने भी उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया और फिर उस पर भी गोली चला दी। इसी पानी के विवाद को लेकर यह घटना हुई है। यहीं पर पानी भरने सुबह सुबह आए हुए थे, जिसको लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर विवाद का रूप ले लिया। एफएसएल की टीम पहुंची है और उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसने किस पर गोली चलाई, ये अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो पुलिसिया जांच है वो अभी तक कहीं न कहीं ये साफ दर्शाती है कि ये पुराना विवाद था, जमीन का हो या कोई आंतरिक विवाद हो, जिसको लेकर दोनों भाई एक दूसरे से पूरी तरह से दुश्मनी थी दोनों में, बनता नहीं था, जिसको लेकर आए दिन झगड़ा होता था। समाज के कुछ लोगों के द्वारा दोनों को शांत कराया जाता था और सुलह कराकर फिर मामले को शांत किया जाता था। लेकिन जो आज सुबह जो रूप लिया, कहीं ना कहीं वो दूसरे की जो दोनों भाई हैं उसमें एक की जान चली गई। दोनों भाइयों की मां यानी नित्यानंद राय की चचेरी बहन को भी गोली लगी है। सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहां हॉस्पिटल में थे, जहां पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की चचेरी बहन नौगछिया के जगतपुर में रहती है। कहा जा रहा है कि वारदात गुरुवार सुबह करीब 7 बजे की है। सारा झगड़ा पानी के नल को लेकर हुआ। पानी को लेकर विश्वजीत और जयजीत के बीच बहस शुरू हुई, जो खूनी अंजाम में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। पानी को लेकर हुए झगड़े के बाद एक भाई ने दूसरे भाई पर फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद जयजीत ने हथियार छीनकर विश्वजीत के ऊपर फायरिंग की। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां विश्वजीत की मौत हो गई, जबकि जयजीत की हालत नाजुक बनी हुई। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के अंदर और बागवानी में तलाशी ली। छत के ऊपर जाकर भी पुलिस ने पड़ताल की। मौके पर एक कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है, लेकिन किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ अभी तक नहीं पता चल सका। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नौगछिया के गांव वाले बताते हैं कि दोनों भाई जो थे वो आपस में, उनके बीच विवाद आज से नहीं कई सालों से चल रहा था और उसके बावजूद भी दोनों को पैसिफाई करने की कई बार कोशिश हुई। मामला ये पूरा पारिवारिक लड़ाई का ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करते थे, हर चीज़ में नुस्ख निकालते थे। और आज विवाद जो हुआ, जिसकी वजह से जान चली गई, आज सुबह ये लड़ाई हुई, वो पानी को लेकर हुई। लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि नित्यानंद राय का नाम आ गया है, क्योंकि वो केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके भांजों के बीच में ये फायरिंग हुई है, तो अब विपक्ष सवाल उठा रहा है बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर। तो हमने सोचा आपको बिहार के आंकड़े आपके सामने रख देते हैं कि आखिरकार एनसीबी के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को देखें तो 2022 में बिहार में 2930 हत्याएं हुई। वहीं हत्या की कोशिश की घटनाएं 8778 हुई थी। गंभीर रूप से घायलों की जो संख्या है वो 16108 थी। दहेज के लिए हत्या की घटनाएं 1057 हुई। एसिड अटैक का भी प्रयास एक बार किया गया। बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो 881 दर्ज की गई है। तो वही महिलाओं के लिए यौन शोषण के, महिलाओं के खिलाफ जो होते हैं, वो 402 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आंकड़े 2022 के। इसीलिए क्योंकि बिहार में इस बार चुनाव है और चुनावी साल में आप समझ सकते हैं कि क्यों बिहार की राजनीति गर्माती जा रही है। विपक्ष के निशाने पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए हैं, उनकी सरकार आ गई है। लेकिन नीतीश कुमार पर जब भी आरजेडी कोई सवाल उठाती है तो वो तुरंत 20 साल पहले चले जाते हैं और ये बताने लगते हैं
कि कैसे लालू यादव और राबड़ी देवी के राज में बिहार में कानून व्यवस्था ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, बहुत बुरे हाल में थी। आज भी वही हुआ। विधान परिषद में एक हत्या के मामले में बोलते बोलते नीतीश कुमार के निशाने पर राबड़ी देवी और लालू यादव आ गए। यानी आज फिर वही हुआ, नीतीश बनाम राबड़ी पार्ट 2, जो हमने एक हफ्ते पहले देखा था, उसकी आगे की कहानी आज आप देखिए जो कुछ विधान परिषद में हुआ। मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए, और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ। बोलने का कोई मतलब नहीं है, बैठिए। यहाँ तक नीतीश कुमार बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बोल रहे थे। कोई काम किए ही नहीं है, और अब ये हो रहा 19 साल से सारा। विपक्ष एक महिला की हत्या के सवाल पर जवाब मांग रहा था, तो नीतीश कुमार अपनी सरकार का पक्ष और प्रशासन की चुस्ती और जांच के बारे में बता रहे थे। लेकिन तभी ठीक सामने बैठी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तरफ मुखातिब हुए और ये कहने लगे, जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया गड़बड़ कर रहा है। इसीलिए नीतीश ने इतना कहा कि विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। लेकिन नीतीश लगातार विपक्ष पर हल्ला बोलते रहे, ये बताते हुए कि उनकी कमीज कैसे लालू परिवार की कमीज से ज्यादा साफ और सफेद है। अरे बैठो ना, काहेला बोल रहे हो? आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? चौधरी कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है, इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जानता है, लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। बात बिहार में कानून व्यवस्था पर उठी, लेकिन पहुंच गई नीतीश कुमार और लालू परिवार की राजनीतिक अदावत पर। नीतीश कुमार पर विपक्ष हमलावर बना रहा और नीतीश कुमार हमले का जवाब और ज्यादा हमले से देते रहे। थोड़ा कौची मालूम है? अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? कहीं किसी गहनों के शोरूम में दिन दहाड़े डकैती हो गई, तो कहीं किसी पुलिस वाले को ही अपराधियों ने उड़ा दिया। बिहार में बीते कुछ दिनों में पुलिस टीम पर हमले की घटनाओं को देखें तो 12 मार्च को अररिया में पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई। 14 मार्च को मुंगेर में विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, वहां भी एक एएसआई की मौत हो गई। 14 मार्च को ही समस्तीपुर में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। 15 मार्च को भागलपुर में पुलिस टीम पर हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 16 मार्च को पटना के मनेर में नशे में धुत लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। 16 मार्च को ही नवादा के रजौली थाना में पुलिस पर पथराव हो गया। 5 दिन में 6 बड़ी घटनाएं बता रही हैं कि कैसे नीतीश राज में कानून की धमक कमजोर पड़ रही है। लेकिन नीतीश कुमार बार बार लालू और राबड़ी राज का हवाला देकर ये साबित करने में जुट जाते हैं कि सब कुछ सही है जी। कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50% आपको मालूम है, जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं। अपमानित हुआ? अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। और आप लोग नीतीश कुमार कभी तेजस्वी तो कभी राबड़ी देवी पर सदन के भीतर आक्रामक हो जाते हैं। दूसरी तरफ लालू परिवार में अब तो नीतीश से इस्तीफा भी मांगा जाने लगा है। पिछले कुछ समय से क्या कहें, कुछ वर्षों से बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इस पे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप काफ़ी समय से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी
कि तबीयत ठीक नहीं है या उनकी स्थिति ठीक नहीं है। आप हाउस में आप देखते हैं अगर सदन चल रहा है तो आज भी किसी मुद्दे को लेकर के वो काफ़ी आक्रोशित हो गए और गुस्से में आ गए। कोई एक मेंबर मोबाइल देख के उनसे कुछ सवाल जवाब कर रहा था, उस पर भी उनको गुस्सा आ गया। और देखे तो पुलिस की हत्या हो जा रही है, आम लोगों की तो हो ही रही थी, अब पुलिस के लोगों की भी हत्या हो रही है बिहार में। तो मुझे लगता है कि अगर वो सरकार चलाने में असक्षम है, मुझे जो लगता है सत्ता, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनसे सरकार नहीं चल रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो वाकई ये गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन कानून और व्यवस्था को सुधारने से ज्यादा इस पर राजनीतिक चर्चा हो रही है। जाहिर है कि नजर में चुनाव है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, 4-5 महीने ही रह गए और इसीलिए पूरे तरीके से राजनीति इस वक्त बिहार में जमकर हो रही है। पिछले 35 सालों की बिहार की राजनीति की बात करें तो 15 साल तक लालू यादव और फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनकर सरकार चला चुकी है। लेकिन 2005 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार 20 सालों में लगभग ऑलमोस्ट 20 साल मुख्यमंत्री रहे। बीच में करीब 9 महीने के लिए नीतीश ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। कुछ समय पहले एक न्यूज़पेपर ने, एक अखबार ने यह बताने की कोशिश की थी कि 15 साल के लालू राबड़ी राज की तुलना में 15 साल तक नीतीश कुमार का राज कानून व्यवस्था के मामले में कैसा रहा है। वही ग्राफिक्स, वही आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। 2004 की तुलना में 2009 में बिहार में हत्या के मामले में 19% की कमी आई है, लेकिन हत्या के प्रयास में 148% की वृद्धि हुई है। अगर गंभीर अपहरण की बात करें तो 9% की कमी आई, बलात्कार की घटनाओं में 47% की कमी आई, डकैती में 70% की कमी आई। पुलिस की संख्या 2004 में 85,000 थी, जो 2019 में बढ़कर 1,40,000 तक हो गई। लेकिन याद रखिए कि ये आंकड़े 2019 तक के हैं और आज हम 2025 में खड़े होकर ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। तुलना अब आप खुद भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर आपको लिए चलता हूं। और बीते 3 दिनों से लगातार नागपुर की खबर, नागपुर सुर्खियों में रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सवाल महाराष्ट्र के नागपुर में भी उठ रहा है। वहां सोमवार को हुई सांप्रदायिक हिंसा और आगजनी के मामले में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पूरी हिंसा में बांग्लादेश का भी कनेक्शन अब दिखने लगा है। दरअसल बांग्लादेश से ही एक फेसबुक पोस्ट के बाद नफरत और हिंसा की आग और भड़की, इस बात का शक पुलिस को है। इस मामले में और भी क्या क्या खुलासे हुए हैं उसको समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वायलेंस हुआ तो उस वीडियो को भी उसने ग्लोरीफाई करके स्प्रेड किया और एक तरीके से सबवर्सिव एक्टिविटीज को उसने प्रमोट किया, इसलिए हमने ये कलम उस पर लगाया। एक कब्र पर सब्र का खोना ऐसी आगजनी का सबब बन गया। पहला एफआईआर में कंटेंट है कि जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट वाली वीडियो को जो कट करके जो वायरल किया गया, उसके बाद से जो वायलेंस हुआ। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं और जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इन सवालों की तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। अभी 6 और 6 एंड अदर्स ऐसे करके दाखिल किया है, लेकिन उसमें और भी काफी लोग ऐड होने की संभावना है। सवाल है कि क्या इसमें बांग्लादेश का हाथ है और वहीं से साजिश रची गई थी। तो वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया और फर्दर वायलेंस करने के लिए अपील किया गया। सवाल ये भी है कि क्या साजिश के तहत हिंसा फैलाई गई। सवाल ये है कि क्या साइबर क्राइम हुआ, जिसमें सोशल मीडिया पर हिंसा के वीडियो और तस्वीरों को डॉक्टरेट करके चलाया गया। हमारा जो भी एफआईआर में कंटेंट है, पहला एफआईआर में कंटेंट है कि जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट वाली वीडियो को जो कट करके जो वायरल किया गया और उसके बाद से जो वायलेंस हुआ, वो पहला हमारे इसमें है। और हाँ, जैसी पत्थरबाजी हुई वो तरीका कश्मीर में कुछ सालों पहले तक होने वाली पत्थरबाजी जैसा है।
अब अगर नागपुर दंगों और हिंसा की सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखें तो इसमें 3 पॉइंट्स निकलते हैं। पहला, बांग्लादेश कनेक्शन, दूसरा, साइबर क्राइम का इस्तेमाल और तीसरा, पत्थरबाजी का कश्मीर पैटर्न। इसलिए इस मामले में जांच का एक एंगल ये भी है कि कहीं इसके पीछे आतंकी गतिविधियां तो नहीं हैं। हालांकि पुलिस विभाग अभी ऐसी किसी आशंका से इनकार कर रहा है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि हिंसा की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और मामले को भड़काया गया। टेरर एंगल का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये एंगल जरूर है कि जो वायलेंस जो हुआ है उसको ग्लोरीफाई किया गया और उसको और फर्दर वायलेंस करने के लिए इंसाइट किया गया। और जिस तरीके से अगर पुलिस पर पथराव उस दिन हुआ था तो उस चीज को उन्होंने ग्लोरीफाई किया और उसको उन्होंने कहा कि ये सही हुआ और ये होना चाहिए इस तरीके से। बात आतंक की इसलिए हो रही है कि इसका एक सिरा बांग्लादेश से जुड़ रहा है। दरअसल नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की पहचान की है, जिसने नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की धमकी दी थी। ये पोस्ट एक बांग्लादेशी यूजर द्वारा किया गया था, जिसमें उसने लिखा था कि सोमवार के दंगे तो सिर्फ एक छोटी सी घटना थी और भविष्य में और बड़े दंगे होंगे। जांच से पता चला कि उक्त अकाउंट संचालित करने वाला व्यक्ति बांग्लादेश का निवासी है और उसने ये संदेश बांग्लादेश से ही पोस्ट किया था। साइबर सेल ने फेसबुक से संपर्क कर उस अकाउंट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया है। हमने आपको पहले भी दिखाया है कि कैसे अब सरकार भी अवैध बांग्लादेशियों पर नकेल कसने की बात कर रही है। जो भी बांग्लादेशी घुसखोरी के ऊपर जो कार्रवाई पिछले 3-4 साल से महाराष्ट्र में चल रही है, वह भी और अग्रेसिव मोड में जा रही है। तो कुछ चीज़ें पता चल रही है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सिर्फ बांग्लादेशी नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर से भी इंडियंस भी, इसमें काफ़ी सारे इंडियंस भी एज अ लेबर करके आते हैं। लेकिन बिल्कुल जो भी कंस्ट्रक्शन के ओनर्स है, जो भी डेवलपर्स है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके साइट पे जो भी काम कर रहे हैं, उनके जो भी रिकॉर्ड है उनको उन्होंने पुलिस स्टेशन में देना चाहिए। एक तरफ बांग्लादेश का कनेक्शन निकला तो दूसरी तरफ नागपुर में कुछ स्थानीय शरारती तत्वों ने आग भड़काई। इसी कड़ी में फहीम खान की गिरफ्तारी हुई, जिस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है और वो पुलिस की गिरफ्त में है। जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए और जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्म्ड अग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। उस वाले उन लोगों के ऊपर केवल ये देशद्रोह का कलम लगाएंगे। सोशल मीडिया के जमाने में अनसोशल तत्वों से बचना एक बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया का उपयोग न केवल नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है, बल्कि इसके जरिए अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। पिछले 2 दिनों में कई पोस्ट्स में दावा किया गया कि दंगों में घायल हुए 2 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि ये जानकारी पूरी तरह से गलत है। साइबर सेल ने अब तक 97 ऐसे पोस्ट्स की पहचान की है जो झूठी जानकारी फैला रहे थे। साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी असत्यापित जानकारी पर विश्वास न करें और अफवाहों को फैलाने से बचें। नागपुर शहर पुलिस ने दंगों में शामिल लोगों को पकड़ने और उनकी पहचान के लिए 18 SIT बनाई है। अब तक पुलिस ने 200 लोगों की पहचान कर ली है और अन्य 1000 संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है। इनमें अब तक 96 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो संख्या और भी बढ़ सकती है। ये संदिग्ध दंगों के दौरान CCTV फुटेज में कैद हुए थे। पुलिस की विशेष टीमें इन फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। नागपुर पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 FIR दर्ज की हैं, जिनमें से 4 FIR तो साइबर क्राइम के मामले में ही दर्ज हुई है। साइबर क्राइम के तहत पहली FIR 17 मार्च को प्रोटेस्ट के वीडियो में छेड़छाड़ करके उसे फैलाने के लिए दर्ज हुई। दूसरी FIR 2 समुदायों के बीच झड़प के वीडियो लोगों तक फैलाने और गुमराह करने के लिए दर्ज हुई है, जिससे आगे हिंसा हुई। तीसरी FIR अलग अलग वीडियो पोस्ट डालने और हिंसा भड़काने की कोशिश करने वालों पर दर्ज हुई है और चौथी FIR उनके खिलाफ हिंसा वाले वीडियो को महिमा मंडित करने, पत्थरबाजी को बढ़ाने और उसे सही ठहराने के लिए की गई है।
चौथे में है जो वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया और फर्दर वायलेंस करने के लिए अपील किया गया। ऐसे प्रकार के 4 हमारे इसमें। इस बीच पुलिस की साइबर टीम एक तरफ तमाम सोशल मीडिया पोस्ट को ट्रैक और मॉनिटर कर रही है, तो दूसरी तरफ उन अपराधियों की तलाश कर रही है जिनके कारण नागपुर का एक हिस्सा कुछ घंटों के लिए आगपुर बन गया था। नागपुर में संजय तिवारी के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नागपुर शहर शांति, सद्भाव और प्रेम के लिए जाना जाता है। बहुत कम इतनी बड़ी घटनाएं वहां पर ऐसी दिखाई देती हैं इतिहास में, लेकिन इस बार बीते 4 दिनों से नागपुर के एक खास इलाके में काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। क्या हुआ था, पूरी घटना कैसे पूरी घटना घटी थी, हम आपको धीरे धीरे करके पूरी क्रोनोलॉजी दिखा देते हैं, समझा देते हैं। नागपुर में दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का एक पुतला जलाया जिसमें एक चादर नुमा चीज भी दिखाई दी जो कि जलाई गई। सोशल मीडिया पर यह खबर फैली कि उस चादर नुमा जो चीज जलाई गई उस पर कुरान की आयतें छपी थी, जिसका खंडन बाद में पुलिस ने किया और खुद देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री है उन्होंने भी किया और वीएचपी ने भी किया। लेकिन पुतला जलाने का ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग उस जगह पर इकट्ठा होने लगे और जिन्हें पुलिस को बाद में तितर बितर भी करना पड़ा। उसके बाद कुछ लोग उस वहां से दूर दूसरे चौक पर इकट्ठा हो गए और हिंसा और पथराव शुरू कर दिया। फिर आगजनी की भी घटना घटी और आपको बता दें कि जलने जलाने की जो तस्वीरें थी उनकी वजह से ये पूरा मामला और भड़क गया। इन सब में फहीम खान को मास्टरमाइंड माना गया, जिस पर भड़काऊ वीडियो एडिट करने का आरोप भी लगा और वायरल करने का भी। इस हिंसा में पुलिस भी घायल हुई। कल हमने आपको बताया था कि कैसे एक महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी हुई और आज हम आपकी मुलाकात उस डीसीपी अर्चित चांडाक से करा देते हैं जो उस वक्त माहौल को संभालते हुए जख्मी हो गए थे। उनके पैर में इतनी गंभीर चोट आई है कि उन्हें महीने भर आराम की सलाह डॉक्टरों ने दी है। डीसीपी चांडक से बात की मेरे सहयोगी संजय तिवारी ने। 17 मार्च की रात नागपुर में जो हिंसाचार हुआ, पुलिस की तरफ से सामने से एट द फ्रंट से लीड कर रहे थे आईपीएस ऑफिसर्स और उन्हें ही सबसे ज़्यादा चोटें आई हैं। हमारे साथ हैं अर्चित चांडक, नागपुर के पुलिस उपायुक्त, जिनको पैर में जो इंजरी हुई थी, जो जख्म हुए थे, अब लिगामेंट टेयर इतना बढ़ गया है कि उन्हें 1 महीना कम से कम बेड रेस्ट बताई गई है। अर्चित जी, एनडीटीवी इंडिया से आप बात कर रहे हैं, हमें ये बताइए क्या हुआ उस दिन, संक्षेप में जो भी आप रिकॉल कर सके आंखों देखा हाल। ये सुबह की घटना थी। उसके बाद कुछ मॉब पुलिस स्टेशन पहुंचा, फिर एफआईआर दाखिल हुआ और मैं तो नागपुर में ट्रैफिक डीसीपी के तौर पे कार्यरत हूँ। तो मुझे 7:15 के आसपास कॉल आया वायरलेस सेट पे कि यहाँ पे मॉब एक जम गया है जो नारे निर्देशन कर रहा है और यहाँ पे सीपी सर भी पहुँच चुके थे। तो हम लोग भी वहाँ पे तुरंत, जो भी डीसीपीज़ हैं बाकी इधर जोन के या ब्रांचेस के, वो पहुँचे वहाँ पे। तो 8 बजे तक के आसपास ये मॉब का नारे निर्देशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए एंड उनको सीपी सर ने एड्रेस भी किया कि अब आप यहाँ पे डिस्पर्स हो जाओ, आपके जो भी निवेदन है वो एक्सेप्ट हो चुका है और हम वैसी कार्रवाई कर रहे हैं। बट वो सुनने के माइंड में नहीं थी और उन्हें थोड़ा सा अनरूली हो गया था मॉब और शटर वगैरह पे बैंग वैंग करना शुरू हो गया था और मॉब बढ़ भी गया था थोड़ा। तो फिर पुलिस ने उनको लाठीचार्ज करके थोड़ा सा पीछे किया और वो पीछे भागे और फिर पुलिस ने और उनको पीछे दबाया। तो जैसे डिस्टेंस थोड़ा सा पुलिस और मॉब के बीच में बढ़ा तो ये 8:15 साढ़े 8 के आसपास फिर एकदम से पत्थर फेंकना शुरू हो गया और बड़े बड़े पत्थर थे। तो स्टार्टिंग की ये पत्थरबाजी में हमारे पास हेलमेट्स भी थे, हेलमेट पहना हुआ था, शील्ड भी थी, ढाल थी आगे, बट वो इतने पत्थरबाजी इतने लेवल पे हो रही थी कि कुछ ना कुछ पत्थर बड़े आना अंदर स्वाभाविक था। तो उसी टाइम पे एक बड़ा कंक्रीट का कुछ ब्लॉक था जो मेरे एकदम पैर पे आके लगा, पेवर ब्लॉक के जैसा। हाँ, पेवर ब्लॉक के जैसा, जो बहुत ही उसका फोर्स मुझे एकदम नी पे फील हुआ। मुझे लगा कि कुछ तो गलत हुआ है, बट अब उस टाइम जस्ट शुरू हुआ था। ये जो वायलेंस हमने उस दिन देखा वो 2-2.5 घंटे का वो शुरू हुआ था उस टाइम। तो अब ये अनफॉर्चुनेट है जो उसके हुआ। बाद भी आप 2-2.5 घंटे तक काम करते रहे? हाँ, कैसे किए? मैं लंगड़ते हुए, लिंपिंग करते हुए? थोड़ा लिंपिंग करा क्योंकि भागना भी था उनके पीछे। हमने टीयर गैस शेल्स का पूरा वापर किया था, बहुत सारे टीयर गैस शेल्स हमने छोड़े थे। जो भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर में हमको हमारा जो रहता है प्रोसीजर, वो पूरा उसको फॉलो किया एंड शो ऑफ फोर्स प्रॉपर किया।
बहुत स्ट्रिक्ट उसमें एक्शन हुआ, काफ़ी लोगों को हमने तुरंत ताबे में भी लिया। बट वहाँ पे गलियाँ इतनी थी, छोटी छोटी महल का जो एरिया है वो गलियाँ बहुत छोटी छोटी है। तो जैसे हमने स्ट्रीट पे, जैसे हमने मेन रोड पे कंट्रोल किया तो कुछ लोगों ने आग भी जलाई क्रेन मेन को, उसको भी हमको बुझाना था और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी डबल हो गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको याद होगा कल हमने आपको मेरठ की एक खबर दिखाई थी जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी थी। जयपुर से भी एक ऐसी ही खबर आई है, इसमें भी पति की हत्या की गई है। दोनों ही वारदातों में पत्नियों के साथ एक तीसरे आदमी का हाथ पाया गया है और दोनों ही वारदात को बड़े ही क्रूर तरीके से अंजाम दिया गया। दोनों ही घटनाओं की चर्चा इस समय टीवी पर, अखबारों में और सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। मेरठ से जयपुर तक दोनों कहानियों को सुनाने वाले यही पूछ रहे हैं कि क्या भरोसे का कत्ल करते हुए हाथ नहीं कांपे होंगे। पहले आपको दिखाते हैं जयपुर की ये ताज़ा खबर जिसमें एक पत्नी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या की। कहानी ना पता हो तो ये कल्पना करना मुश्किल है कि इस मोटरसाइकिल पर क्या रखा हुआ है। एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, एक महिला पीछे बैठी हुई है, लेकिन बीच में इस बोरी में क्या रखा है? मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति का नाम दीनदयाल है। जो महिला पीछे बैठी हुई है उसका नाम गोपाली है। दीनदयाल के बारे में बताया जा रहा है कि वो गोपाली का प्रेमी है और बीच में जो बोरी रखी हुई है उसके अंदर एक लाश रखी है जो कि धन्ना लाल की है। धन्ना लाल गोपाली का पति था। मेरठ के बाद अब जयपुर में एक ऐसी ही खौफनाक वारदात सामने आई है जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। कल ही हमने आपको मेरठ की खबर दिखाई थी जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, लाश के 15 टुकड़े किए, उसे ड्रम में भरा और सीमेंट से सील कर दिया। अब जयपुर में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। सब्जी बेचकर परिवार चलाने वाला धन्ना लाल सैनी 5 दिन पहले तक अपनी पत्नी और 4 बच्चों के पालन पोषण के लिए शहर के सब्जी मार्केट में दिन रात एक करके मेहनत कर रहे थे और उसी वक्त धन्ना लाल की पत्नी पति के कत्ल की पटकथा लिख रही थी। लोहे की रॉड से मृतक के सिर पर वार किया जिस कारण से वो बेहोश हो गया और संभवतः मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जो डेड बॉडी है उसको छुपाने के लिए और हत्या के समस्त साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए दोनों ही आरोपियों ने मृतक को एक कट्टे में डाल करके मोटरसाइकिल पे और जो घटनास्थल है जहां से बॉडी बरामद हुई थी वहां डंप किया और उसको जलाने का प्रयास किया गया। वारदात 16 मार्च की है। पुलिस को शहर के नेवटा पुलिया के पास एक जला हुआ शव मिला और शव की पहचान धन्ना लाल सैनी के रूप में हुई। जांच में पता चला कि गोपाली 15 साल से दीनदयाल के साथ अवैध संबंध में थी। कुछ समय पहले धन्ना लाल को पत्नी गोपाली पर शक हो गया था, इसलिए दोनों ने मिलकर धन्ना को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। हत्या की ये वारदात अचानक नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा थी। दरअसल गोपाली देवी और उसका पति दीनदयाल पिछले 15 साल से इस अवैध रिश्ते में थे, लेकिन कुछ दिन पहले पति धन्ना लाल को इसकी भनक लग गई और उसी समय इन्होंने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। 15 मार्च की शाम दोनों को ये मौका भी मिल गया। गोपाली ने पति धन्ना को बता रखा था कि वो एक दुकान में काम करती है। 15 मार्च को धन्ना लाल शाम के वक्त उसी दुकान में पहुंच गया जो कि दीनदयाल की है। बताया जा रहा है कि दीनदयाल धन्ना लाल को धोखे से दुकान के ऊपर बनी दूसरी दुकान में ले गया। वहां गोपाली और दीनदयाल ने पहले धन्ना लाल के सिर पर लोहे की पाइप से वार किया, फिर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों कितने बेखौफ थे इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने उसे एक बोरे में डाला और उसके बाद बाइक पर बैठकर पूरे शहर भर में घूमते रहे। फाइनली ये तय किया गया है कि जंगल में ले जाकर शव को आग के हवाले किया जाए। हत्या के बाद लाश को प्लास्टिक के बोरे में डाला गया। पत्नी गोपाली अपने पति की लाश को बोरे में रखकर मोटरसाइकिल पर बैठकर घूमती रही। प्रेमी कहलाने वाला दीनदयाल मोटरसाइकिल इधर उधर दौड़ाता रहा।
दोनों बीच बाजार से निकले। लाश को जंगल में ले जाकर आग के हवाले कर दिया ताकि पहचान मिटाई जा सके। धन्नालाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की तो सारी कलई खुल गई। दीनदयाल और गोपाली को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ तो उस दुकान के जस्ट सीढ़ियाँ दुकान के अंदर से ही चढ़ के ऊपर रूम है, उस रूम में इन पति पत्नी का झगड़ा हुआ। फिर इसने दीनदयाल ने तथा इसकी पत्नी गोपी देवी ने दोनों ने मिलके इसके सिर पे पाइप मारे जिससे ये बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद में इसका गला दबा दिया जिससे इसकी डेथ हो गई। उसके बाद में बड़े बोरे में इसको डाल के और फिर ये धीरे धीरे घूमते हुए LNT वाले रोड से होते हुए और जब तक अंधेरा नहीं हुआ फिर अंधेरे में ले जा करके इन्होंने यहाँ जहाँ पे हमको डेड बॉडी मिली वहाँ इन्होंने डेड बॉडी डाल दी। इस वारदात के बाद पूरा परिवार सदमे में है। धन्नालाल के 4 बच्चे थे जिनमें 3 लड़कियां हैं। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता की हत्या हो गई। हत्या की आरोपी मां सलाखों के पीछे है। पुलिस ने कार्रवाई तो करी है परंतु मेरे को उचित नहीं लग रही इनकी कार्रवाई। इसमें और भी सस्पेक्ट हो सकते हैं तो हम ये चाहते हैं कि गहराई से जांच हो और जो भी सस्पेक्ट हो उनको पकड़ा जाए। और इनके 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बच्चे हैं और 1 बच्ची है, जो भी 3 तो नाबालिग है और 1 की हमने शादी कर दी। NDTV के लिए जयपुर से सुशांत फारिक की रिपोर्ट। जयपुर के बाद आपको फिर एक बार मेरठ की खबर दिखाते हैं। सौरभ हत्याकांड से जुड़ी एक नई तस्वीर आई है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि हत्या से 4 दिन पहले की तस्वीर है। इस बीच सौरभ की मां ने दावा किया कि उनके बेटे की हत्या की खबर मुस्कान रस्तोगी के घर वालों को पहले ही पता लग गई थी। डांस का ये वीडियो सिर्फ 3 सेकंड का है लेकिन इससे जुड़ी सच्चाई बहुत लंबी है। इस 3 सेकंड के वीडियो में 3 किरदार हैं। 6 साल की बच्ची की तस्वीर हम जानबूझकर छिपा रहे हैं। साथ में 2 और लोग हैं, पति और पत्नी, जो अपनी बच्ची के बर्थडे पर डांस कर रहे हैं। इस बर्थडे डांस के 18 दिनों बाद इसी घर में एक ड्रम मिला और उस ड्रम से निकले डांस करते दिख रहे इस आदमी के 15 टुकड़े। सिर्फ 3 सेकंड का डांस और इससे जुड़ी खौफ की एक लंबी कहानी। हमने आपको कल दिखाया था कि कैसे मेरठ की रहने वाली मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी। मुस्कान और साहिल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन इस घटना से जुड़ी नई तस्वीरें और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 28 फरवरी का है, जब सौरभ राजपूत की बेटी का जन्मदिन था। इस बर्थडे में मुस्कान अपने पति सौरभ और बेटी के साथ डांस कर रही है। इस बीच सौरभ की मां के बारे में खबर आई है कि उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सौरभ की 6 साल की बेटी बार बार पड़ोसियों से कह रही थी कि उसके पिता ड्रम में हैं, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया था। इससे पहले ये खबर आई थी कि सौरभ की बेटी ज्यादातर अपने नाना नानी के ही घर रहती थी और इस बर्थडे के बाद भी मुस्कान ने बच्ची को उसके नाना नानी के घर पर पहुंचा दिया था। जब से इनकी शादी हुई ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शोभी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई क्या करा वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। बेटी कहाँ है सौरभ की? 6 साल की आपके पास है या मेरे पास? हमारे पास। सौरभ की मां का आरोप है कि उनके बेटे के ससुराल वालों को इस वारदात की जानकारी थी, क्योंकि सौरभ की बेटी ने बातों बातों में वारदात का खुलासा कर दिया था। इस बीच सौरभ की बहन ने आरोप लगाया है कि मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ की संपत्ति हड़पने के लिए सारी साजिश रची। उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना। तू हमसे कर पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा है उन्होंने हड़प लिया। मुझे एक चीज बताइए, जो जिसके पापा किसी सुनार की दुकान में लेबर का काम करते होंगे, उनके पास कहाँ से आ जाएगा इतना पैसा जो वो ले पाए? वो तो सब जब से मेरा भाई गया है तब से उनकी चांदी बनी है और उस पैसे का उन्होंने पूरा उपयोग करके अपनी जिंदगी बना ली है। और अब उन्हें मुझे जो लग रहा है
उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया है। 4 मार्च को सौरभ राजपूत की हत्या की गई थी, जिसका खुलासा 14 दिनों बाद हुआ। कैसे रिश्तों की हत्या हुई इन दोनों कहानियों में, चाहे वो जयपुर की हो या फिर मेरठ की हो। एक और क्राइम की स्टोरी, ये भी दिल दहला देने वाली, लेकिन कहानी पुरानी है लेकिन मामला एक बार फिर उछल गया है। 5 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत, जो कि मशहूर एक्टर थे, उनकी संदिग्ध मौत हुई थी, जिसके एक हफ्ते पहले उनकी मैनेजर रही दिशा सालियान की भी मौत हुई और उस पर भी कहा गया कि ये भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अब दिशा के पिता ने हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई है कि उनकी बेटी की मौत की जांच सीबीआई से कराई जाए। दिशा सालियान के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की गैंग रेप के बाद हत्या की गई थी। उन्होंने याचिका में आदित्य ठाकरे और कुछ फिल्मी हस्तियों के नाम भी लिखे हैं। दिशा के पिता की याचिका के बाद महाराष्ट्र की सियासी दिशा अचानक बदल गई और बीजेपी से लेकर शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को घेर लिया है। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा कि फैसला अदालत करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर सियासी तनातनी की ये तस्वीरें देखिए। एक तरफ महाविकास अघाड़ी के विधायक हैं जो विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष में शामिल शिवसेना के विधायक हैं जो हाथों में तख्ती लेकर दिशा सालियान के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि दबाव था। अब किसका दबाव था? माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, इनका नाम आ रहा है। हमने आज तक किसी का नाम नहीं लिया है, ना ही हम किसी का नाम ले रहे हैं, ये मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ। मगर उसके दिशा सालियान के पिताजी, उनको अब भी लग रहा है कि उनकी लड़की को न्याय नहीं मिला है, वो न्याय मिलना चाहिए। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियान वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने दिशा की मौत की नए सिरे से जांच की मांग की है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और आदित्य ठाकरे समेत कई दूसरी हस्तियों पर आरोप लगाया है। दिशा सालियान की मौत जून 2020 में हुई थी। तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। दिशा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी और पूरे मामले को दबा दिया गया था। उनका मौत हुआ, मौत मतलब मर्डर, तो वो के मर्डर के समय इस यहाँ पर गवर्नमेंट थी उद्धव ठाकरे की, तो उन्होंने, आरोपी था उनका बेटा आदित्य ठाकरे, तो उन्होंने, उनकी जो पुलिस अधिकारी थे करप्ट, उन्होंने सब केस को कवर अप किया। 2.5 साल तक उनके सरकार में सब वही विषय रहा। अभी तुरंत मामला नहीं आया है। सितंबर 2023 को हमने पीआईएल फाइल किया है। शिंदे साहब की गवर्नमेंट ने इसमें एसआईटी का शिफ्ट किया दिसंबर 2023 को। उसके बाद में 12 जनवरी 2024 को एक रिटर्न कंप्लेंट दी गई जिसमें आदित्य ठाकरे एंड अदर, सूरज पांचोली एंड अदर, सबके खिलाफ में गैंगरेप और मर्डर का एफआईआर रजिस्टर करने की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी। दिशा सालियान के पिता की ओर से केस की फिर से जांच की मांग होते ही महाराष्ट्र की सियासी दिशा बदल गई। महायुति ने आदित्य ठाकरे को घेर लिया। दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है और उसके अंदर उसने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कह लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट सही डिसीजन लेगा, सो कोर्ट डायरेक्शंस देगा, उसके हिसाब से अभी इंक्वायरी होगी। उसके ऊपर ही हमारे एमएलए अमित साटम जी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस में वो इशू उठाया। मैं समझता हूँ ये प्रकरण कोर्ट में गया है। कोर्ट उन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है, हमें कोई पता नहीं, लेकिन आदित्य जी ठाकरे एक मैच्योर लीडर है, यंग लीडर है, अच्छी तरीके से काम करने वाले। इनको दबाव डाल के बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आदित्य ठाकरे की पार्टी अपने नेता को मैच्योर लीडर बता रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि सत्तारूढ़ गठबंधन बजट सत्र चलाना नहीं चाहता। कि दिमाग में या उनके दिल में ऐसी कोई बात है तो वो जा सकते हैं, पर मेरा सवाल ये है कि उस वक्त फिर इमीडिएटली क्यों नहीं गए? अगर आपको लगा कि आपके ऊपर अन्याय हुआ है, आपको लगा आपकी बातें
ठीक ढंग से नहीं की गई। तो उस वक्त तो मौका में कोई पॉलिटिकल एंगल है नहीं। हम 2020 से कह रहे थे, जब से दिशा सालियान का मर्डर हुआ था, कि किसने किया। हम तो तभी नाम लेके बोल रहे थे, तभी सरकार भी हमारी नहीं थी। उनको, जिनको डर लग रहा है ना, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उनका ये प्रोपेगेंडा होगा कि कैसे तो विषय, जो टॉपिक है उसको पॉलिटिसाइज किया जाए। इसमें पॉलिटिक्स नहीं, ये मर्डर है। इन सब के बीच आदित्य ठाकरे खुद मीडिया के सामने आए और कहा कि वो अदालत फैसला करेगी। A lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak in court. दिशा सालियान केस में याचिका की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखो, अभी सीबीआई की जांच अगर वो मांग रहे, कोर्ट में गए, तो हमारी अपेक्षा है कि कोर्ट के माध्यम से उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आदित्य ठाकरे का जो नाम लिया है कि उससे कुछ रेलेवेंस नहीं है और इस चीज़ से उनका कुछ नाता नहीं है, ऐसे हम सबको लगता है। हम आदित्य ठाकरे के साथ है। और दूसरी बात, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी डेफिनेटली इसकी राजनीति करना चाहेगी। दिशा सालियान का पहले भी थोड़ा जो मृत्यु हुआ वो संशयास्पद था। आज उसके पिताजी खुल के बाहर आए, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 5 साल से वो बर्दाश्त करते थे। उन्होंने कहा है कि एक्स मेयर ने उनके ऊपर दबाव लाया था और उसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था। आज वो हाईकोर्ट में गए हैं, हाईकोर्ट जो भी निर्णय लेगा उचित निर्णय लेगा। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत 6 जून 2020 की रात को 14वीं मंजिल से गिरकर हुई थी। पुलिस ने इसे खुदकुशी बताया था। तब दिशा के पिता ने जांच पर संतोष जताया था। दिशा की मौत के ठीक 1 हफ्ते बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक में सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। अब एक बार फिर उसी तरह के सियासी तूफान की आहट सुनाई दे रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। महाराष्ट्र लगातार बीते कुछ हफ्तों से सुर्खियों में बना हुआ है, रीजन चाहे कुछ भी रहे। खैर, खबरों की खबर के आखिर में हम आ गए हैं। अब आपको बताते हैं कि कल क्या खास है, यानी कैलेंडर में कल क्या है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर शुक्रवार को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा है। सत्तापक्ष कल लोकसभा में केंद्रीय बजट को पास कराएगा। बीजेपी ने अपने व्हिप में कहा है कि सभी सदस्य पूरे दिन सदन में उपस्थित रहें। दूसरी बड़ी खबर जो कल हो सकती है उसमें है आम आदमी पार्टी कल अपने पीएससी यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग कर रही है। इस बैठक में पार्टी को लेकर, यानी संगठन को लेकर कोई अहम फैसला लिए जाने की संभावना है। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।